हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक दूसरा साइटोस्केलेटल सिस्टम विच इज़ नोन एज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसके नाम से आपको जैसे पता चल रहा होगा कि ये एक्टिन फिलामेंट और ट्यूबुलिन फिलामेंट के बीच में आता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज़। इसका जो साइज़ होता है वो एक्टिन फिलामेंट से थोड़ा सा बड़ा होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन से छोटा होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 10 नैनोमीटर का। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो मेन काम होता है वो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल रोप जैसा होता है, रस्सी की तरह होगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। जनरली जो उसके टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में दिखाए हुए हैं और 6 टाइप का रहेगा। जो पहला और दूसरा जो टाइप होता है इसका, वो इसका केराटिन टाइप होता है जो एसिडिक और बेसिक हो सकता है। और जनरली जो प्रेजेंट रहेगा वो एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट रहेगा। एपिथेलियल सेल्स आपको पता ही होंगी। एपिथेलियल सेल्स हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, जो आउटर और इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है हमारी बॉडी के। तो वहाँ पे जो फिलामेंट मिलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो केराटिन होते हैं और एसिडिक या फिर बेसिक नेचर के हो सकते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो रिस्पेक्टिवली 40 से लेके 70 किलो डाल्टन का रहेगा। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो आपका विमेंटिन आती है। विमेंटिन जनरली आपके जो WBC कैटेगरी है या फाइब्रोब्लास्ट हमारा एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स में मिलने वाली प्रोटीन है जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो विमेंटिन, डेस्मिन जो कि हमारी मसल्स में प्रेजेंट रहती है। अभी हम जिसे नीचे इसमें डायग्राम में आप लोग को अगर दिखाऊंगी तो वहाँ पे आपको डेस्मोप्लैंकिन्स दिखाई देंगे। तो ये डेस्मिन जो है मसल्स का पार्ट रहता है। इसी तरीके से गीलियल सेल्स जो हमारे ब्रेन की एक दूसरी सेल्स प्रेजेंट रहती है न्यूरॉन के अलावा, तो उसमें ये इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट रहेगा। पेरिफेरल नाम से पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है न्यूरॉन का, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगी। तो इनके सेल की लोकेशंस पे या जहाँ पे ये इन सेल्स में मिलती है उनके नाम पे इनका नाम ड्राइव्ड हुआ है। और जनरली जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा एक एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, या ये कौन सी टाइप की इंटरमीडिएट फिलामेंट है। जैसे ये विमेंटिन, डेस्मिन, गीलियल और पेरिफेरिन जो है थर्ड कैटेगरी में आते हैं, एक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टाइप 4 आता है जिसको हम लोग न्यूरोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। इसको आप 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज़ L, M और H। तो इनका जो रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट है वो 67, 150 एंड 200 किलो डाल्टन का रहेगा। इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा, न्यूरो मीन्स नर्व सेल्स, तो नर्व सेल से मिलने वाले फिलामेंट रहते हैं। इसके अलावा जो टाइप 4 में दूसरी कैटेगरी रहती है वो आपका इंटरनेक्सिन की रहती है। तो ये भी आपके न्यूरॉन्स में मिलने वाला ही इंटरमीडिएट फिलामेंट है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर लैमिनिन। न्यूक्लियर लैमिनिन आपका जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। अक्सर हम लोग पूछते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो डिसकंटिन्यू रहती है, उसके बावजूद भी वो इतनी इंटेग्रल कैसे रहती है। तो उसके नीचे जो उसको एक साथ असेंबल करने के लिए या उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए जो इंटरमीडिएट फिलामेंट रहता है वो न्यूक्लियर लैमिनिन पे प्रेजेंट रहेगा और इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इसका शॉर्ट सिम्बलाइज फॉर्म जो है N और L है। देन लास्ट वन जो उसका कैटेगरी 6 है वो है आपका नेस्टिन, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वेट 200 किलो डाल्टन का है और ये सबसे बड़ी इंटरमीडिएट फिलामेंट में से एक है। ये हमारी स्टेम सेल्स में मिलती है। स्टेम सेल्स आपको पता ही होगा, जो आपके हर तरह की जो सेल्स को जनरेट कर सकती है, हमारी बोन मैरो में जो सेल्स रहती है उनमें ही आपकी स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती है, जैसे जो हम जनरली हमारे एनिमल टिश्यू कल्चर में भी यूज़ होती है। तो उसमें जो नेस्टिन होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। तो ये तो कुछ थी हमारी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की कैटेगरी। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें हम लोग को देखना है वो है आपका असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट।
तो जनरली ये सिंथेसाइज कैसे होता है, तो आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले क्योंकि ये एक प्रोटीन है तो प्रोटीन में हमेशा एक एन टर्मिनल रहेगा, एक सी टर्मिनल रहेगा। तो इसमें भी एक एन टर्मिनल रहेगा, एक सी टर्मिनल रहेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर यूनिट। और जब इसकी दो मोनोमर यूनिट आपस में दो एन टर्मिनल से और सी टर्मिनल से बाइंड हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे इसकी डाइमर फॉर्म। लेकिन जब ये डाइमर से टेट्रामर में कन्वर्ट होता है तो देन आपके दो एन टर्मिनल के अपोजिट, ये कह लीजिए पैरेलल आपके दो सी टर्मिनल रहेंगे, सेम फॉर द अपोजिट एंड। तो आपका जब ये मोनोमर फॉर्म में रहेगा तो वन एंड इज़ फ्रॉम एन एंड अदर इज सी। डाइमर में भी दो एन और सी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, लेकिन टेट्रामर में आते ही यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा पॉइंट हमें याद रखना होता है। नेक्स्ट आपका है प्रोटोफिलामेंट। तो जब जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स इसकी आगे बाइंड हो जाएंगी तो उसको हम लोग प्रोटोफिलामेंट बोलेंगे। जैसे हमारा एक्टिन का जो था माइक्रोफिलामेंट, वो आपका एक्टिन का जो छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं, और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक कंडेंस स्ट्रक्चर में और कंप्लीट फिलामेंट को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये तो थी इसकी असेंबली फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका कि इसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं, देन मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूँगी। तो फंक्शन में मैंने जैसे आप लोग को अभी स्टार्टिंग से ही बताया कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और इसके अलावा जनरली ये हमारे अंडर द स्किन जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहेगी उसके नीचे ही रहता है। तो अगर किसी वजह से इसके जीन्स में, जैसे केराटिन इसका बहुत ही फ्रिक्वेंट फॉर्म है जो मिलता है, अगर उसका उस जीन को म्यूटेशन हो जाता है, तो अगर किसी बच्चे को म्यूटेशन ना पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी, म्यूटेशन होता है सर्टेन चेंजेस इन द जीन, है ना, कि जीन में किसी वजह से कोई चेंजेस हो गए हैं तो उस वजह से वो जीन जो है फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाता या एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता है। तो अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट में अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो जो बहुत ही एक जनरल जीन जो कह लीजिए कि जीन म्यूटेशन देखने को मिलता है वो है हमारा ALS डिजीज़, जिसमें आपका स्क्लेरोसिस हो जाता है। स्किन्स में जो है बहुत सारी मसल्स एंट्रोफी देखने को मिलेंगी, और अगर ये अपने सीवियरिटी लेवल पे पहुंच जाता है तो पैरालिसिस और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। तो स्किन बिल्कुल लूज़ हो जाएगी बिकॉज इंटरमीडिएट फिलामेंट कम्प्लीटली उसमें डिसअपेयर रहेंगे, या कह लीजिए फुली फंक्शनल नहीं रहेंगे। तो इसमें स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग स्किन ब्लिस्टरिंग भी बोलते हैं। तो सेल लाइसिस, उसमें सेल फ्रिक्वेंटली जो है, क्योंकि उनके शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ख़राब हो जाएगा जिसकी वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। कई बार ये जो आपके जो जीन रहते हैं उनके ओवर एक्सप्रेशन से भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अंडर एक्सप्रेशन एज वेल एज ओवर एक्सप्रेशन जो है, दोनों तरह की चीज़ें जो है इस सेम प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि कैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जैसे आपको यहाँ पे दो सेल्स दिखाई दे रही हैं, C1 और C2। तो ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है एक सेल की, और ये दूसरी आउटर मोस्ट लेयर है। उन दोनों के बीच में जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है वो इंटरसेलुलर स्पेस है, जहाँ पे एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कैडरिन जो है एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन है जो दोनों सेल्स को कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करती है। तो इससे आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें एक डेस्मोप्लैंकन प्रोटीन मिलती है जो कि एक एडाप्टर का काम करेगी। अंदर जो आपको यू शेप की यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है केराटिन, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जाम्पल है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट और कैडरिन के बीच में जो एक बॉन्ड बनाने का काम कर रहा है या उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो है डेस्मोप्लैंकन। और इस तरीके से ये एक सेल को अपने से कनेक्ट कर रहा है और कैडरिन से दूसरी सेल भी से इंटरकनेक्ट है। तो इस तरीके से दो सेल जो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं उसमें भी इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम इसी तरीके से एक दूसरी सेल यहाँ पे बनाई हुई है, आपका ECS का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे जो कैडरिन है उसकी जगह पे आपका प्लैक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी। सेम इस तरीके से आपका डेस्मोप्लैंकन प्रेजेंट रहेगा एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये बहुत ही एक
कह लीजिए कि हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरमीडिएट साइटोस्केलेटन है और सेल कम्युनिकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरी पुरानी वीडियोस में भी ज़रूर जाके इसका प्रीवियस कंटेंट आप देख सकते हैं। थैंक यू।